हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम्प क्रिएटर्स के मंच पे मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ। और ज्योग्राफी का जो हम पढ़ा चुके हैं उसी में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ उसमें मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही होती हूँ, वो मैं समझा रही होती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि टेस्ट लेने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है और समाज आपकी कमी निकालने के लिए वैसे ही बेकरार रहता है कि कहीं कुछ मिल जाए और आपकी कमी निकाल दी जाए। तो वो गलती मुझे नहीं करनी है। मुझे सिर्फ आपको तैयार करना है। जहाँ पे आप जिस भी कंपटीशन में जा रहे हैं उस कंपटीशन के लिए टेस्ट मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मुझसे जुड़ रहा है वो योग्य ही है। और योग्यता बेटा सबके अंदर है, बस है क्या कि हम उसको पहचानें और निखारें। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसी के लिए ये क्वेश्चन लेके आ रही हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछना और कितना इजी है। आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है, आंसर को मैं आपके सामने रखती हूँ कि देखो ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, हमें आपका टेस्ट नहीं लेना है, हमें आपको युद्ध के मैदान के लिए तैयार करना है ताकि आप जाइए और विजयी होके ही आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित मानचित्र में x द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, तो ये मानचित्र में x के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आपका ये वाला पोर्शन दिया गया था, शायद मिसिंग है थोड़ा सा। तो पाकिस्तान, जलडमरू, मध्य, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तो इसमें x के द्वारा ये वाला पोर्शन दिया गया था और यहाँ पे x था। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका मन्नार की खाड़ी होगा। फिर भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए हैं। तो कितने हैं, तो आपको भी पता है कि 8 हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। 9 थे क्योंकि दादरा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को अलग अलग किया गया था, लेकिन अब दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब टोटल 8 ही हो गए हैं, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। ये है आपका अंडमान और ये है आपका निकोबार। तो इसमें से अगर हम देखें तो आपको जो मिल रहे हैं, रटलैंड यहाँ पे मिल रहा है, रूटलैंड, फिर सेंटिनेल ये मिल रहा है आपको, दक्षिणी सेंटिनेल, और नानकौरी आपको मिल रहा है ये। ठीक है, तो दो रूटलैंड की बात करें या दक्षिणी सेंटिनेल की बात करें तो ये आपको, ये देखिए रूटलैंड द्वीप, तो ये आपको कहाँ मिल रहा है, अंडमान में, और निकोबार में नानकौरी है। लेकिन अगर हम कैनोर द्वीप की बात करें तो ये यहाँ पे नहीं है। क्लियर है, तो हो सकता है कि ये ना पूछ करके दूसरे भी दे दें। तो आपको क्या करना है कि मैप को थोड़ा सा देख लेना है कि कुमारता कहाँ पे है, कैचल कहाँ पे है, सोमबेरी चैनल कहाँ पे है, या कैम्बेल की खाड़ी कहाँ पे है, साउथ वे कहाँ पे है, प्राइस चैनल कहाँ पे है, तो इस तरह से, और छोबरा द्वीप कहाँ पे है, कार निकोबार कहाँ पे है, और उत्तरी सेंटिनेल द्वीप कहाँ पे हैं, तार मुंगली द्वीप कहाँ पे हैं। तो अगर एक बारी ये कर लोगे तो कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपका गलत नहीं होगा। ये तो एक ऑप्शन इन्होंने दिया है, लेकिन अगर आप पूरे द्वीप याद ही कर लोगे तो कहीं से कुछ भी पूछे क्या प्रॉब्लम है, और मेहनत आपको उतनी ही करनी है। क्लियर हो रहा है। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
अब इसमें जो मुख्य अगर हम देखें तो ये पूछा जाएगा कि डंकन पास किसके बीच है। तो ध्यान रखिएगा कि जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अवस्थित है। ठीक है, ये देखिए डंकन पास, डंकन पास जो है लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि डंकन पास कहाँ पे है आपका, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच डंकन पास है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल हो सकता है अंडमान और निकोबार दिया जाए तो भी सही होगा कि अंडमान और निकोबार को दो भाग अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो ध्यान रखिएगा एक कार निकोबार हो गया, मेन बता रहे हैं। फिर इसके बाद कुमारता हो गया, छोबरा हो गया, कैचल हो गया, लिटिल निकोबार द्वीप हो गए और ग्रेट निकोबार द्वीप हो गए। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, तीन को ध्यान रखिएगा। तो सबसे नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार। निकोबार में सबसे ऊपर कौन सा है, कार निकोबार। तो कार ऊपर है और ग्रेट नीचे है। फिर अगर हम अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और द्वीप ध्यान रखिएगा, जैसे इंटरव्यू द्वीप कौन है, स्मिथ द्वीप कहाँ पे है, लैंडफॉल द्वीप, कोको चैनल। तो कोको चैनल कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में। और किसके बीच है, तो नारकोंडम और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कोको चैनल किन दो के बीच में है, तो नारकोंडम द्वीप और आपका उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच में कोको चैनल है। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर है और उसके नीचे कौन सा है, लिटिल अंडमान है। डंकन पास किन दो को अलग कर रहा है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। फिर पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, तो वो आपका दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बैरल द्वीप कहाँ किसके पास है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि ये जो है आपके मध्य अंडमान के उसमें पड़ेगी। हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और आपका स्मिथ द्वीप, इंटरव्यू द्वीप, ये कहाँ पड़ रहे हैं, तो मध्य अंडमान। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो मध्य अंडमान ही आपका होगा। क्लियर हो रहा है। तो एक बार इसको अगर पढ़ लेंगे तो जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सारे आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे पढ़ने के बाद तो लगेगा अरे आईएएस का इतना इजी दिया जाता है, तो अरे आईएएस का इतना इजी का क्या मतलब है। अब जो जहाँ पे स्थिति है, जितने हैं चैनल, जितने पासेस है, वही तो पूछे जाएंगे। हाँ, हो सकता है पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो, बस। तो यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं है, तो कैनोड द्वीप आपका यहाँ पे नहीं है। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व ही सूर्य का अपना चक्कर लगाती है। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं लगाती, एंटी क्लॉकवाइज लगाती। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि सूर्य जो है पूर्व में उदित हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है। ऐसा आप जब ट्रेन में बैठते हो तो लगता है ना पीछे पेड़ भाग रहे हैं, वही है क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व में उदित और पश्चिम में अस्त लग रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रेखाएं खींची गई हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं और अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए मुख्य भूमिका यहाँ से है और ये यहाँ से है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक,
ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार की बात करें, जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई वो देशांतर रेखा कहलाती हैं, तो ये देशांतर है। ठीक, तो अगर हम इसको टोटल देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान लग रहा है, चौकोर लग रहा है। ठीक है, ये देखिए चतुष्कोणी, इसीलिए तो बोलते हैं कोण बन जाएगा। ठीक, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है का मतलब ये है कि 0 डिग्री पे अगर हम देखें, अगर हम पृथ्वी पे देखें तो 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा चौड़ाई होगी, यानी ये जो रेखाएं होंगी वो उनकी दूरी यहाँ पे ज्यादा होगी, जो आपकी होंगी देशांतर रेखा। ठीक, यहाँ पे बिंदु में होंगी, यहाँ चौड़ाई ज्यादा होंगी, तो ये भी तो सही है कि इनकी लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है, यानी देशांतर रेखा की ये जो दूरी होगी ये ज्यादा होगी और धीमे धीमे कम होती जाएगी। रीजन क्या है कि पृथ्वी आपकी प्रॉपर गोल नहीं है। अब देशांतर की अगर हम बात करें, देशांतर की अगर बात करें तो यहाँ भी तो यही हो रहा है कि यहाँ पे चौड़ाई हमको ज्यादा मिलेगी और जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे चौड़ाई कम मिलेगी। ठीक है, तो कथन भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, सही है, और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है, सही है, क्योंकि 0 डिग्री जो आपकी भूमध्य रेखा है वहां पे चौड़ाई ज्यादा है, और जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो हमारी जो चौड़ाई है या जो रेखाओं का गैप है वो कम होने लगेगा। फिर कारण, भूमध्य रेखा, यहाँ पे गोला छोटा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, सर्कल छोटा बनेगा, ये सबसे बड़ा सर्कल रहेगा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा। यहाँ पे क्या है कि ये जो रेखा है यही, इसकी जो दूरी है वो कम होने लगेगी। ठीक, तो दोनों अलग अलग हैं। अगर पूछा जाए कि वृत्त की जो होगी वो वृत्त छोटा बनेगा किसमें, वृत्त छोटा आपका बन रहा है, सबसे बड़ा वृत्त बनेगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे और सबसे छोटा 90 डिग्री में बनेगा। और अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में दोनों के बीच की दूरियां जो है घटती, बढ़ने के बाद घटती चली जाएंगी। क्लियर हो रहा है? तो ये सही है, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है, तो सही है, भूमध्य रेखा पर ही जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी दूरी सर्वाधिक होगी, तो सही बात तो बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि भूमध्य रेखा पर ही, ये देखें, इन्होंने कहा भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखा, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गई अक्षांश रेखा, ये हो गई देशांतर रेखा। तो देशांतर, दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यही तो होगी, यहाँ होगी कि नहीं होगी? तो यही बोल रहे हैं कि भूमध्य रेखाओं पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। फिर आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आदम का पुल अगर देश पूछे तो भारत और श्रीलंका, अगर राज्य पूछे तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और यहाँ पे श्रीलंका आपका आएगा। और आदम का पुल जो है ये आपका आदम ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट, एडम ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, ये है पाक स्टेट और ये है एडम ब्रिज, और यही जो है आपका आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर वो राज्य पूछे तो तमिलनाडु और श्रीलंका ही पूछता है, वो देख लीजिएगा, या किन दो के बीच है तो पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी। और ये अगर थोड़ा बहुत पूछेंगे, थोड़ा और डीप जाएंगे तो पूछेंगे कहाँ पे है, या मैप दिखा दिया और एक्स करके कि आदम का ब्रिज ये क्या दर्शा रहा है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन
पूछा जाएगा। तो आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में एडम ब्रिज या आदम का पुल बोला जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? ये हो चुका आपका। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। हमने आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी जो हमारी जलीय सीमा है वो हमने समझा दिया है। तो अगर हम देखें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमने आपको बताया था कि 0 से 200 नॉटिकल मील तक है कि नहीं है, बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो 0 ये आपका आंतरिक जल के लिए, ये देखिए ये आपकी है आधार रेखा, क्योंकि तट कटे फटे होते हैं इसलिए आधार रेखा 0 डिग्री मानी गई है। तो 0 डिग्री से अगर हम 12 पर नॉटिकल मील समुद्र को नापने के लिए दूरी को हमने नॉटिकल मील आपको बताया था कि नॉटिकल मील में नापा जाता है। तो 0 से 12 नॉटिकल मील आपका हमने बताया था क्या होगा, क्षेत्रीय सागर होगा। और फिर 24 नॉटिकल मील तक आपका जो है अविच्छिन्न मंडल होगा। फिर इसके बाद 24 से 200 विशिष्ट आर्थिक मंडल होगा और 200 के बाद आपका सारे देशों का प्रभुत्व वाला क्षेत्र समुद्र का आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे पूछे बोले तो क्या हमको सही लग रहा है? बी 200 समुद्री मील। क्या है? 200 समुद्री मील में। तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है 200 समुद्री मील में। ये देखिए ये 200 समुद्री मील है। यानी अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप आ जाएंगे तो ये क्या, ये चारों ओर का क्षेत्र तो हमारा हो जाएगा ना। तो ये आपका क्षेत्र हो गया 200 नॉटिकल मील, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमने बोला था कि अगर कोई दो देश आ जाते हैं और बीच में सागर आता है तो दोनों का अधिकार होगा। तो इतना ठीक है, दोनों का अधिकार होगा। तो यहाँ पे इतना तो भारत के अधीन है और इधर वाला जो है वो आपके श्रीलंका के अंडर में है, यानी आधा इनके अंडर में आधा इनके अंडमान में। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये पोर्शन 200 नॉटिकल मील, ध्यान रखिएगा 200 नॉटिकल मील तक ही हम समुद्र में विचरण कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तरित है 200 समुद्री मील। ये जो चैप्टर्स है वो मैं पहले पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लेके इसलिए आती हूँ कि आप लोगों को डर ना हो कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे इतना इजी है, कहाँ से दे देंगे। और सूर्य पूर्व में उदित होता है तो पूर्वी में तो उदित होगा, यही तो बताओगे, कुछ अलग तो बताओगे नहीं आप। भाई ज्योग्राफी का या आपका जो क्षेत्रफल है, आपका जो राज्य है, जो आपकी कैपिटल है, जो आपके कितने राज्य हैं, कौन कौन सी सीमाएं किससे लग रही हैं, तो ये चाहे आप कान इधर से पकड़िए चाहे सिंपल पकड़ लीजिए, बात है कि बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा बार बार मैं बोलती हूँ कि आप अपना एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा। और हमेशा ये दिमाग में लाइए कि ये और कैसे पूछा जा सकता है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिया और उसको रट लिया, रटेंगे तो वहां पे गलत होगा। जब समझ के देख करके पढ़ेंगे तो रटने की भी जरूरत नहीं होगी, समय भी कम लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। आपने वो आरती वगैरह क्या याद करी है, या जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जो भी उसमें होगा पूजा पाठ का तरीका, क्या आप याद करते हो? नहीं, उसमें आपका मन लगता है। तो जब आपका मन लगता है ना तो ना याद करते हुए भी चीज़ें याद हो जाती हैं। वही आप पढ़ाई को प्रेशर में लेकर के मत पढ़िए कि हाय कैसे होगा। हाय करने से वो चीज़ें दूर जाएंगी। पकड़िए, किसी को बहुत ज़्यादा पकड़िए नहीं, पकड़ेंगे तो दूर जाएगी। और रही बात कमी निकालने की, तो पूरी दुनिया पड़ी है कमी निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को समझिए
भगवान आपको अगर यहाँ पे लाए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है। और कभी भी आप जब चाहोगे बड़ा हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो एलिफेंटा तो गुफा है, और ये मुंबई की तरफ है तो होगा नहीं। न्यू मोरे द्वीप ये है नहीं। लक्षद्वीप है नहीं क्योंकि लक्षद्वीप दूसरे साइड में है। यहाँ पे बात हो रही है भारत और श्रीलंका की, तो यहाँ पे लक्षद्वीप आ नहीं सकता है। तो कौन सा पड़ गया? रामेश्वरम, ठीक है। ये भारत है और ये आपका श्रीलंका। थलाई मन्नार, राम सेतु ये है, धनुषकोडी ये है। तो ध्यान रखिएगा, भारत, रामेश्वरम, धनुषकोडी और थलाई मन्नार के बीच में राम सेतु है। ये अगर बहुत डीप पूछेगा तो ये पूछेगा कि राम सेतु किनके बीच में है? तो धनुषकोडी और थलाई मन्नार श्रीलंका का पोर्शन हो गया, धनुषकोडी भारत का। तो इन दोनों के बीच में आपका राम सेतु है। और रामेश्वरम किनके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में। फिर कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि बहुत देर से बिना ऑप्शन के मैं पढ़ा रही हूँ। तो राजस्थान है, गुजरात है, त्रिपुरा और उड़ीसा। अब उड़ीसा यहाँ पे है और त्रिपुरा ये है, ठीक। तो उड़ीसा में नहीं है। अब आपको करना क्या है? सिर्फ याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। कितने राज्यों से गुजर रही है? तो 8 राज्यों से। अब गुजरात का पोर्शन, गुजरात, राजस्थान का सिर्फ इतना पोर्शन है। फिर ये आपका है मध्य प्रदेश, फिर आपका है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब इसको 3 तरह से पूछा जाता है। एक तो क्रम पूछा जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये जो आपका क्रम हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम से पूर्व साइड। तो पश्चिम से पूर्व साइड अगर क्रम पूछे तो क्या बताएंगे? पहले गुजरात बताएंगे, गुजरात के बाद क्या बताएंगे? राजस्थान बताएंगे, राजस्थान के बाद क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश बताएंगे, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ बताएंगे, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड बताएंगे, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल बताएंगे, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा हो गया और त्रिपुरा के बाद आपका हो गया मिजोरम। क्लियर हो गया? अब यही अगर ये उल्टा पूछें, ठीक है, अगर ये पूछें कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, तो पूर्व से पश्चिम क्रम में आपका हो गया मिजोरम, फिर आपका क्या हो गया? त्रिपुरा, फिर हो गया पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है। तो दोनों क्रम याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम कहां से गुजरता है? तो सबसे कम ये गुजर रहा है राजस्थान से, ये देखिए। और सबसे ज्यादा कहां से गुजर रहा है? तो सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक, ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और चौथा बहुत डीप पूछा जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि इनके जो नगर हैं वो नगर को एक बार याद कर लीजिएगा। यानी कर्क रेखा से क्या पूछा जा सकता है? कर्क रेखा से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नगर, कौन कौन से राज्य गुजर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, ठीक है। और चौथा क्या पूछा जा सकता है? उनके निकट के जो जिले होंगे वो पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है।
निकट के जिले, ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं अभी तक, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब 5वां क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सबसे कम कहाँ गुजर रही है और सबसे ज्यादा कहाँ पे गुजरती है। तो सबसे कम आपका राजस्थान हो गया और सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश होगा। तो क्या इसको अलग अलग रटने की जरूरत है, एक ही बारी कवर करो ना, कि इससे अगर इस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। और मेरे सारे क्लास का यही प्रयास रहता है कि जो हमने टॉपिक पढ़ाया है, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या जैसा भी है, वो सारा मैं आपको दे दूं, ताकि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उस चीज को समझिए और 2-4 बार वीडियो देखिए, आपको वैसे ही सब याद हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, आपको रटाया नहीं जा रहा है। वो तो आपके पास सारी बुक्स हैं, आप आराम से छुपा के या कैसे भी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं कि ये होगा कि ये, एक ही अगर ऑप्शन जिस दिन आपके दिमाग में हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से, तो आपको हमने बताया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे पश्चिम से पूर्व अगर हम क्रम की बात करें तो पश्चिम से पूर्व यही क्रम था। पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो गया। निकट के जिले मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। फिर अगर हम देखें तो सबसे कम सीमा तो राजस्थान की, सबसे ज्यादा कहां से गुजर रही है, तो मध्य प्रदेश से गुजर रही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है। अब अगर हम देखें तो अहमदाबाद, बंगलौर और सूरत अनुषंगी नगर नहीं है, तो एर्नाकुलम आपका अनुषंगी नगर होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, एर्नाकुलम। अनुषंगी नगर ये होता है कि जो मेन नगर और उससे जुड़े हुए नगर हो, ठीक है। तो अगर हम अहमदाबाद वगैरह को देखें तो इनको किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं, ये तो खुद ही अपने आप में मुख्य नगर है, ठीक है। तो अगर इन सारे में देखें तो एक ही आपको एर्नाकुलम लग रहा है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली और पांडिचेरी को याद कर लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ा, सबसे छोटा या क्रम, इसको रट लीजिए, ठीक है, ये रटने ही पड़ेंगे। फिर निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर के चयन हेतु ये कूट दिए गए हैं, वो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंध तो है नहीं, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर भी हमारा विस्तार है, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर विस्तार है तो हम सिर्फ उष्ण में तो है नहीं, तो वो आपका गलत हो गया। 5वां बड़ा देश है, ये भी गलत है। 2.4% है, ये सबको पता है, ठीक। हमारा जो एरिया है वो इतना है टोटल का। और फिर अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो अगर समय सीमा के हिसाब से निकालें हम, तो यहां पे आपका 82
1/2 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है कि नहीं? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं? पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर रेखा के हम पूर्व में है ना, ठीक है, और इधर पश्चिम, तो जब पूर्व में आते हैं तो प्लस में जाता है। तो 82 1/2 डिग्री बोले या तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर बोले, एक ही है। ये नैनी से गुजरता है, ये भी आपको पता है, इलाहाबाद के पास नैनी से। तो ये जो है आपको दो चीजें यहाँ पे सही लग रही होंगी, तो जो राइट होगा आपका डी होगा 2 और 4। फिर भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 83 डिग्री 3 मिनट किस नगर से होकर के गई है? 82 डिग्री 30 मिनट कर लें या लगभग उसको कर लें तो वो भी सही हो जाएगा। तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद, आपको भी पता है कि ये नैनी प्रयागराज इलाहाबाद से गुजरी हुई है। ये वाला देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से होके गुजरती है ये। तो आप यहाँ देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका क्या है? मध्य प्रदेश से तो टच कर नहीं रही है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और कैसे निकाला जाता है, तो हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार वाला पोर्शन है, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक, ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य, जो ज्यादा समुद्री सीमा वाला राज्य है, वो आपका है गुजरात। ये देखिए यहां से शुरू हो जाता है, ये सारे अगर आप देखें तटीय सीमा में तो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको गुजरात, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, देख लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर तटीय सीमा अगर पूछी जाए, बहुत ज्यादा कटे फटे तट हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वार भाटा सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये जो है भारत में अगर हम सारे को देखें तो सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा आपके गुजरात राज्य की है। फिर नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमने आप डिस्कस करा था, तो क्या था? राजस्थान था, ठीक है, राजस्थान, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और एक चीज और देखिएगा कि ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करंट से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे अभी अगर हम देखें तो कहीं का नाम अगर चेंज हो रहा है या कुछ नया निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका इसी से रिलेट करके आ जाएगा, तो वो भी अपनी नज़र से दूर मत करिएगा, उसको भी कंटिन्यू रखिएगा अपना करंट वाला पोर्शन। फिर मरकत द्वीप,
एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है अंडमान निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को और किस नाम से जाना जाता है? तो मरकज द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य? हमने अभी अभी बताया आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि दादरा नगर हवेली और किसको एक साथ जोड़ दिया गया है? कमेंट करके बता दीजिएगा, अभी अभी बताया मैंने। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? स्थित नहीं है यानी जितने स्थित हैं वो आपको याद होने चाहिए। जब वो याद नहीं होंगे तभी आप कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि म्यांमार की सीमा पे आपका है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्रम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम क्रम है इसका। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कैपिटल देख करके कि ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल और आइजोल, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नगर आपको कितने टोटल पूछा जाए तो भी ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4। ठीक, असम इसको छू नहीं रहा है, त्रिपुरा इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक, तो 4 राज्य भारत के इसको छूते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आ ना म। ठीक, तो आपका कौन सा है? त्रिपुरा टच नहीं करेगा। इसको कौन टच नहीं कर रहा है? त्रिपुरा। बाकी मणिपुर कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है और मिजोरम भी कर रहा है। 4 ही तो याद करने हैं। फिर निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का रेखांशीय विस्तार अगर हम देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर है। तो भारत के राज्यों की संख्या नेक्स्ट दिया है 26। तो ये तो आंख मूंद के आप बता दोगे कि भैया 26 नहीं है, तो कितनी है? 28। कितनी है? 28, इसलिए ये गलत है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है, तो ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी सही है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। सबसे छोटे राज्यों का, तो गोवा, गोवा कहाँ पे है? ठीक, ये आपका आ गया गोवा। गोवा के बाद हम चलते हैं सिक्किम, फिर आपका हो गया त्रिपुरा। तो अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम, तो इसमें आपका आएगा गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, देख लीजिए। और अगर हम देखें सिक्किम किससे घिरा हुआ है, तो सिक्किम की सीमा नेपाल से, पश्चिम बंगाल से, भूटान से टच हो रही है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल और आपकी असम, मेघालय और आपकी त्रिपुरा और मिजोरम से टच हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगर भूटान के क्षेत्र सीमा की बात करें तो सिक्किम भूटान को टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल भूटान को टच कर रहा है, असम कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश इसको छू रहा है। तो इसमें आपका जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। फिर भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है।
अब इस ऑप्शन में स्थल से घिरे हुए राज्य की बात हो रही है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यानी जो लैंड लॉक है, तो केवल एक ही तो लैंड लॉक होगा नहीं। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो जल से घिरे हुए हैं, उसको याद कर लीजिए, बाकी सब लैंड लॉक हो जाएंगे। तो इसमें जो घिरा हुआ है वो आपका गुजरात घिरा हुआ है, गुजरात घिरा हुआ है, महाराष्ट्र घिरा हुआ है, कर्नाटका घिरा हुआ है, केरला घिरा हुआ है, तमिलनाडु घिरा हुआ है, आंध्रा घिरा हुआ है, ओडिशा घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल घिरा हुआ है। ठीक, अगर इसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता कि तेलंगाना लैंडलॉक है, तो है, ठीक है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य। अगर ऑप्शन में इनके अलावा कोई भी दिया होगा, वो सारे लैंडलॉक ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पे बिहार हो गया आपका राइट आंसर। बट अगर बिहार ना दिया होता तो आपका, अगर तेलंगाना दिया होता तो सही होता, मध्य प्रदेश दिया होता तो भी सही होता, राजस्थान दिया होता तो भी सही होता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी समुद्री सीमा नहीं छू रही है। तो लैंडलॉक या आपका जो स्थल से घिरा हुआ का मतलब ये होता है कि जिसकी सीमा समुद्र से न छुए। तो जिनकी छू रही है उनको याद कर लीजिए, बाकी तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, चाहे अरुणाचल प्रदेश पूछ ले, चाहे वो असम पूछ ले, चाहे उत्तर प्रदेश पूछ ले, चाहे हिमाचल प्रदेश, सारे तो लैंडलॉक ही हैं, सिर्फ यही तो हैं जो समुद्र की सीमा छू रही है। क्लियर हो गया? फिर भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो जो लगती है भैया वही याद कर लो ना, बाकी तो नहीं लगती, वो याद पता ही चल जाएगा। तो कौन कौन सी आपके लगती हैं पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल, ये आपका है पश्चिम बंगाल, देखिए पूरा घेर रहा है। ठीक, यहां तक पश्चिम बंगाल है, ये वाला पोर्शन। ठीक, पश्चिम बंगाल नाग का जैसे फन होता है उस तरह से, अगर यही रास्ता है इधर जाने का, इसीलिए हम बहुत ज्यादा जो है इस पोर्शन को लेकर के वो रहते हैं। फिर आपका हो गया असम, असम की सीमा, ये है आपकी मेघालय की सीमा, और यहाँ पे फिर असम की सीमा आ रही है। ठीक है, मेघालय यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर यहाँ पे हो गया आपका त्रिपुरा। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन तीन ओर से घिरा है बांग्लादेश से, तो हमारा त्रिपुरा राज्य तीन ओर से, देखिए उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। ठीक, ये तीनों ओर से घिरा हुआ। फिर आपका आ जाता है मिजोरम, और यहाँ पे इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक, तो बांग्लादेश दो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच कर रहा है, एक तो म्यांमार की, दूसरा भारत की। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत का पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसको छू रहे हैं। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो पश्चिम बंगाल से इसकी सबसे ज्यादा सीमा लगेगी, और अगर सबसे कम की बात करें तो असम से इसकी सबसे कम सीमा लगेगी। तो अब ऑप्शन में मिजोरम दिया है तो सही होगा, मिजोरम टच हो रहा है। ठीक, त्रिपुरा टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मणिपुर और मेघालय। तो मणिपुर आपका यहाँ पे टच नहीं होगा, क्योंकि मणिपुर तो यहाँ पे है भैया। ठीक, उसकी सीमा कहाँ पे लग रही है? म्यांमार से, इसलिए ये आपका आंसर यहाँ इसके अकॉर्डिंग सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम आपको बताना है। लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़, ये आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लक्षद्वीप है, ध्यान रखिएगा। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अप तट द्वीप नहीं हैं? लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई या आपका
60 द्वीप। तो लक्षद्वीप अपतट द्वीप नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे देखेंगे तो वो चारों ओर से घिरे नहीं होंगे, लक्षद्वीप घिरा हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो नगर की बात करें तो भोपाल, बीकानेर, भुज, गांधीनगर और भोपाल में से भोपाल जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये ऑप्शन ऐसे आते हैं कि पास वाला पूछा जाएगा तो वो देख लीजिएगा कि कितना कैसा है। ये आईएएस के क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए आपको अपना मैप अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं और ये आपका सिलेक्शन नहीं रोकेंगे, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन वो क्वेश्चंस रोकते हैं जो इजी होते हैं और सबको आते होते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो आयोग आपसे गलत कराएगा ही ना, तो उन 5-6 के पीछे मत भागिए, उन 50 के पीछे भागिए जो कॉमन है और जो सबके सही हो सकते हैं और आपके भी सही होने चाहिए, उससे सिलेक्शन आपका रुकेगा। लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। वो टफ ही है और वो सबके गलत हो रहे हैं। फिर जनसंख्या या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरा, पहले होने वाले हैं, किसी भी चीज में नहीं हुए तो चलो जनसंख्या में हुए जा रहे हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा 7वां स्थान है, तो ये आपका सही होगा। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? हमारा भारत है। अगर उसमें देखें तो आपका जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप है वो इंक्लूड होगा ना हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तटों की लंबाई वाला देश हमारा भारत होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप उसमें शामिल होंगे। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्यों में अवस्थित है? तो पांडिचेरी आपके जो 3 राज्य हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटका, ये वाला पोर्शन आपका आएगा। फिर नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का आपको सही युग्म बताना है। तो अगर हम देखें तो नेपाल जो है वो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से घिरा हुआ है। कितनों से घिरा हुआ है? 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे ज्यादा किससे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से। फिर अगर सबसे कम की बात करें तो पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। फिर अगर हम देखें इसको तो ऑप्शन में क्या असम और बिहार दिया हुआ है? तो असम है नहीं, बिहार आपका होगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिया है तो उत्तर प्रदेश तो है, छत्तीसगढ़ नहीं है। सिक्किम और नागालैंड दिया है तो सिक्किम यहाँ है, नागालैंड आपका इधर है तो वो है नहीं, तो सिक्किम और बिहार आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ जो जिनको छू रही है वो याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप सही कर लोगे। तो उत्तराखंड को छू रहा है, उत्तर प्रदेश को छू रहा है, बिहार को छू रहा है, पश्चिम बंगाल को छू रहा है और सिक्किम को छू रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। अगर और ऑप्शन में है गोवा तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य होगा। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम से संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है, अधिक संख्या में? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अगर आप मैप में देखोगे तो सबसे ज्यादा सीमा जो छू रही होगी वो उत्तर प्रदेश की छू रही होगी।
ये देखिए उत्तराखंड की सीमा ये देखिए छू रही है उत्तर प्रदेश को, फिर ये हरियाणा की छू रही है, ये उत्तराखंड, हरियाणा, फिर ये आपका राजस्थान, फिर ये आपका है मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सबको उत्तर प्रदेश आपका टच कर रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, ये हो चुका है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा को छूती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आपके ऑप्शन में है। तो अगर हम देखें तो देखिए उत्तर प्रदेश ये है, इसकी सीमा किसको छू रही है? अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, फिर ये राजस्थान, फिर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये आपका बिहार, इनको छू रही है। तो ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश की सीमा अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र इसको टच कर रही है। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें तो आपका है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, और ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो है जो राइट आंसर आपका होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश। फिर नीचे दिए गए मानचित्र में, नीचे क्या हमने बगल में दे दिया है, स्पेस नहीं था, तो बगल में दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य आपको बताना है, ये वाला, ठीक। तो एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश जैसा कुछ लग रहा है, ठीक। और ये आपके जो 7 सिस्टर्स हैं वो वाला पोर्शन लग रहा है। तो यहाँ पे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। अब ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये है, यहाँ पे आपका है त्रिपुरा। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा ही इसका राइट आंसर होगा। फिर मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, भारत अफगानिस्तान या भारत चीन। तो ये मैकमोहन के द्वारा ये रेखा उनके समय में खींची गई थी, जिसके द्वारा ये निर्धारित करी गई थी उन्हीं के नाम पे ये इस रेखा का नाम रख दिया गया है। तो मैकमोहन रेखा यहाँ से है, देखिए ये वाला मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई है। 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानते हुए, इसको LOC वाला जो बॉर्डर था उसको मानते हुए इसको बनाया गया है। तो मैकमोहन रेखा ये आपकी ये है, किसके बीच? तो ध्यान रखिएगा भारत और चाइना के बीच में। इसके अलावा जो हमारा विवाद चल रहा है वो पूरा जो वो चाइना का क्षेत्र है सब पे चल रहा है। चाइना का मन है हम सब ले लें, लेकिन हम लोग कहेंगे हम लोग तो छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। ये देखिए सभी पे
ये चाइना का वो क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग अभी हाल ही में उसने कुछ जिलों के नाम बदल दिए थे, बोला था ये हमारे अंडर के हैं। तो ये सब चलता रहता है। अब मैकमोहन के द्वारा खींची गई तो उसी टाइम से इस चीज को मान लिया गया। लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में कि हिंद महासागर में? क्यों? लक्षद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? अरब सागर। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। और खाड़ी और को खाड़ी क्यों कहा जाता है बताइए? बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? हिंद महासागर। तो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरब सागर में। ठीक है। और हिंद महासागर में हमारा ज्यादा अगर देखें तो हिंद महासागर के पोषण में ज्यादा फैलाव है। फिर भारत भूमि का उत्तरतम भाग। उत्तर हमेशा मैप में पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होगा, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा। इसीलिए हमारी स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्व मध्य में। ठीक है, उत्तर पूर्व। और एशिया महाद्वीप में अगर हम देखें तो दक्षिण मध्य में हमारी स्थिति आती है। वो रीजन ये है। ठीक, अब देख लेते हैं भारतीय भूमि का उत्तरतम बिंदु। तो इंद्राकोल सबसे उत्तरी बिंदु माना जाएगा। कौन सा है? इंद्राकोल। चलिए सारे ही याद कर लेते हैं। इंद्राकोल सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। ठीक, और सबसे पूर्वी के बाद पश्चिमी बिंदु गौरमोती या मोती या गौरमोता, कुछ भी 2-3 ऑप्शन में आते हैं तो ध्यान रखिएगा। गौरमोता गुजरात, ये जो है सबसे आपका पश्चिमी बिंदु है। मुख्य भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी हमारा दक्षिणतम बिंदु होगा। लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणतम बिंदु होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका उत्तरतम की बात करी है, तो जो राइट आंसर होगा इंद्राकोल होगा। फिर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? तो आपकी जो भागीदारी है 2.40% की है। फिर इस कड़ी का लास्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सिक्किम होगा। इस क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व कराए हैं वो आपको दिखाने के लिए कराए हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो इसको 2-3 बारी अगर आप देख लोगे तो वैसे भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।